गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम कवर करेंगे व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कहां पे दे रखी है? सेक्शन 2 क्लोज 20। सेक्शन 2 के अंदर हमेशा क्या होती है बेटा? डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी की डेफिनेशन के अंदर क्या है। तो 2 क्लोज 20 बोलता है बच्चे, कंपनी मीन से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कुछ कंपनी किसको बोलेंगे बेटा? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अगर भारत में आपने कोई भी कंपनी बनाई है, चाहे प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी, 2013 के बाद, तो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी? कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है नए एक्ट में, या कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी प्रीवियस कंपनी लॉ इन इंडिया, तो चाहे नए एक्ट में रजिस्टर्ड हो चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, दोनों को ही क्या बोला जाएगा? कंपनी। जैसे प्रीवियस कंपनी लॉ की बात करें, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, और हमारा चाहे कोई कंपनी सबसे पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चे? कंपनी। तो कंपनी क्या है बेटा? कंपनी मीन से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी वो भी है जो नए एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी वो भी है जो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई है। दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? कंपनी। पर एक्ट कौन सा लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013। सर डेफिनेशन से तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, बस इतना पता चला कंपनी वो भी है जो नए एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी वो भी है जो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई है। दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? कंपनी। इसीलिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। जब आप कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ पता चलेगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी है उसके लिए आप कौन सा सेक्शन कोट कर सकते हो? सेक्शन 9। सेक्शन 9 किसकी बात करता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चों, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मैं एक वर्ड इसमें ऐड कर रहा हूं बच्चे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे हम नेचुरल पर्सन है, वैसे ही कंपनी क्या है बच्चे? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है लॉ की नजरों में। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। कंपनी तो बच्चे आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी एक्ट किसके थ्रू करती है? सम ह्यूमन एजेंसी। और यहां सम ह्यूमन एजेंसी का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू। कंपनी भले ही एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी भले ही एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, पर कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। सर नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है? नेचुरल पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक नेचुरल पर्सन, मिस्टर अरुण सर, क्या किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या सर ये काम कंपनी भी कर सकती है? बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल पर्सन भी बना सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी बना सकता है। क्या बेटा मेरा बैंक अकाउंट है अपना? हां। क्या सर कंपनी का बैंक अकाउंट हो सकता है अपना? बिल्कुल, कंपनी भी अपना बैंक अकाउंट अपने नाम पे ओपन कर सकती। क्या मैं केस कर सकता हूं किसी पे अपने नाम से? बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे एक नेचुरल पर्सन केस कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी केस कर सकती है अपने नाम से। जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करता हूं, कंपनी भी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करती है। तो मैं कह रहा हूं कि भले ही कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन जो काम नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सारे काम कंपनी भी कर सकती है, एक्सेप्ट कंपनी को कभी जेल नहीं हो सकती, कंपनी कोई ओथ कसम नहीं ले सकती, कंपनी की शादी नहीं हो सकती, कंपनी का डिवोर्स नहीं हो सकता। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ।
तो कंपनी क्या है बच्चे? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बेटा, इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। जो कंपनी होती है बेटा, वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करती है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी है, लेमन लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए एज पर कंपनी एक्ट? कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करते। आप ये नहीं बोलेंगे मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी है, आप बोलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रॉपर्टी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है। तो पहली, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी को। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करेगी, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करेगी। इसका तो बेटा एक केस भी है, मैं केस आपको बताता हूं बेटा। केस का नाम क्या है बेटा? एक केस है बेटा इस पे, मकूरे वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। केस का नाम मकूरे वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हुआ क्या बेटा? ध्यान से समझना। इस केस में हुआ क्या बेटा? मकूरे क्या था बेटा? एक टिम्बर की कंपनी है। टिम्बर का मतलब ये यहां से दिख रहा है लकड़ी बेटा। मकूरे बेटा सारे शेयर होल्ड करता था टिम्बर कंपनी में एक्सेप्ट वन, एक शेयर को छोड़ के। बाकी सारे शेयर कौन होल्ड करता था? मकूरे, एक टिम्बर कंपनी में। और वो उस कंपनी का मेजर क्या भी था? क्रेडिटर भी था। उसने कंपनी को उधार भी दे रखा था। मकूरे ने बेटा अपनी कंपनी की टिम्बर जो लकड़ियां थी बेटा, उसको इंश्योर्ड कराया, उसका इंश्योरेंस कराया। लेकिन किसके नाम से? अपने नाम से। मकूरे ने जो कंपनी की लकड़ियां थी उनका इंश्योरेंस कराया अपने नाम से। और बाद में टिम्बर में बेटा वाज लॉस्ट इन फायर, आग लग गई बेटा, सारी लकड़ियां जल गई। मकूरे ने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनसेशन के लिए। इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि मुझे कंपनसेशन दो। इसमें इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लाइबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर एज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय द कंपनी। और यहां पे देखो फाइनल जजमेंट क्या निकल के आई। यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या की? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होती है, यहां तक कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस भी अपने नाम से नहीं करा सकते। तो देखो फाइनल जजमेंट क्या आई? ए मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन देने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि इंश्योरेंस तो कंपनी की टिम्बर का कराया गया था, पर गलती क्या कर दी बेटा? वो जो इंश्योरेंस होना था वो कंपनी के नाम से होना था। इंश्योरेंस मकूरे ने अपने नाम से कराया। और मैंने बोला जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नाम पे होती है, यहां तक कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी मेंबर डज नॉट हैव इवन एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मेंबर का तो क्या भी नहीं हो सकता प्रॉपर्टी में? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इस केस में बेटा इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। तो इससे दो बातें एकदम क्लियर हो गई। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी तो अपने नाम पे होल्ड करती है, अगर आपको कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी कराना है तो वो भी कंपनी की नाम से इंश्योरेंस होगा, ना कि मेंबर के पर्सनल नेम से इंश्योरेंस होगा। तो यहां पे ये पॉइंट याद रखना है कि कंपनी के मेंबर का तो कंपनी की प्रॉपर्टी में क्या भी नहीं होता बेटा। ए मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहां पे क्लियर कर दिया आपको बेटा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम। बेटा कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है। सपोज कीजिए कोई कंपनी का पैसा नहीं दे रहा है बेटा, तो कंपनी जो पिटीशन फाइल करेगी, कंपनी जो स्यू करेगी, सपोज कीजिए रिलायंस अगर स्यू करेगी तो मुकेश अंबानी के नाम से पिटीशन फाइल नहीं होगी, रिलायंस इंडस्ट्री केस करेगी। और अगर कोई बाहर के लोग कंपनी पे केस करना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी के नाम से केस नहीं करेंगे, वो किसके नाम पे केस करेंगे? रिलायंस के नाम पे। तो मैं कह रहा हूं चाहे कंपनी केस करे
चाहे कोई कंपनी पे केस करे, दोनों ही किसके नाम से होंगे? कंपनी के नाम से। तो ये क्या लिखना है आपको? इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमारी कवर हो चुकी है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। सेकंड बच्चे, सेकंड हमने क्या देखा बेटा? कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करती है। थर्ड, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम। कंपनी जब केस करेगी या कोई कंपनी पे केस करेगा, वो किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी के नाम पे होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे, परपीचुअल सक्सेशन, इसको हम बोल देते हैं बेटा परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस, परमानेंट एग्जिस्टेंस। बेटा कंपनी में एक बहुत खूबसूरत सी कैरेक्टरिस्टिक है, परपीचुअल सक्सेशन। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर आएंगे जाएंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी बिकॉज ऑफ परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? परपीचुअल सक्सेशन, परमानेंट एग्जिस्टेंस। कंपनी के मेंबर आएंगे जाएंगे। आपने देखा होगा 150-200 साल पुरानी कंपनी है, आज भी चल रही है, उनके मेंबर आए चले गए। बेटा किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई मेंबर बेटा रिटायर हो जाए, या कोई मेंबर बेटा पागल हो जाए, इनसैनिटी डज नॉट अफेक्ट द कंपनी एग्जिस्टेंस। कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई होती, और इन जनरली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है बेटा? डिसॉल्व। पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व। तो परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है परमानेंट एग्जिस्टेंस। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, insanity of its member does not affect the company existence। बेटा कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल इट्स वाउंड अप एंड डिसॉल्व। बच्चे एक बात समझना, कंपनी का आने का भी एक लीगल प्रोसीजर है और कंपनी का जाने का भी एक लीगल प्रोसीजर है। आने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो उसका एक लीगल प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर आप कंपनी को बंद करना चाहते हो तो उसका भी एक लीगल प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी कंपनी को बंद नहीं कर सकते, आप लीगल प्रोसीजर फॉलो करके अपनी कंपनी का वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन कर सकते हो। तो कंपनी का आने का भी प्रोसीजर है, कंपनी का जाने का भी प्रोसीजर है। आने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और जाने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप प्रोसीजर। देखो ये क्या लिखा है बेटा? शेयर ऑफ द कंपनी बीइंग ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी में, खासतौर पे बेटा प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में आप इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके पास रिलायंस के किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो कह रहे कि जो शेयर ऑफ द कंपनी बीइंग ट्रांसफरेबल, क्योंकि जो नेचर होता है ना बेटा शेयर का, जो शेयर का नेचर होता है बच्चे, वो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ शेयर इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है वन पर्सन टू अनदर एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेंबर भी चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, हाउएवर दैट डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कंपनी। जब तक आप अपनी कंपनी को खुद बंद नहीं करना चाहते, सिर्फ किसी की डेथ की वजह से मेंबर चेंज हो गए, शेयर ट्रांसफर हो गए, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया, इस वजह से कंपनी का स्टेटस चेंज नहीं होता। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप होती और उसमें 2 पार्टनर होते और किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप में परपीचुअल सक्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। तो हमारी टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक हो चुकी है बेटा। नेक्स्ट क्या है बच्चे? कॉमन सील।
कॉमन सील का मतलब क्या होता है बेटा? फिफ्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, फिफ्थ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। बच्चे कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है, अपने नाम से स्यू करती है। तो भैया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी की क्या होती है बेटा? कॉमन सील। और कॉमन सील का मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का नाम कॉमन सील पे एनग्रेव होता है बेटा, एनग्रेव। यानी जो भी कॉमन सील होगी बेटा उस पे कंपनी का नाम लिखा होगा, एनग्रेव। और ये जनरली किसकी कस्टडी में रहती है? इट इज केप्ट आइदर इन कस्टडी ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन है यहां पे? आप बोल सकते हैं बेटा सीएस, या अदर पर्सन भी हो सकता है। तो कॉमन सील या तो डायरेक्टर की कस्टडी में रहेगी या रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ कंपनी, इन जनरली सीएस। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हमारा ओरिजिनल एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन यह एक्ट 4 बार अमेंड हुआ, 4 बार अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ। तो हमारा पहला कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। अब किसी भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी नहीं है। क्या सर पहले कॉमन सील लगाना मैंडेटरी था? कुछ डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी था 2015 से पहले, सारे डॉक्यूमेंट पे नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी था। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 क्या बोलते हैं? कॉमन सील को क्या कर दिया गया बेटा? ऑप्शनल। कॉमन सील को क्या कर दिया गया? ऑप्शनल। ठीक है बेटा। इन केस ए कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील, अब तो वैसे भी कॉमन सील की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके पास कॉमन सील है तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगा सकते हो, मना नहीं है। लेकिन पहले कुछ डॉक्यूमेंट में मैंडेटरी था, अब क्या हो गया? ऑप्शनल। अगर कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील तो कोई भी डॉक्यूमेंट बेटा ऑथराइजेशन कैसे दी जाएगी? ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर, या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और बाय ए डायरेक्टर, एक डायरेक्टर एंड सीएस वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड सीएस। अगर आपकी कंपनी में सीएस की रिक्वायरमेंट है, सीएस की रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी? अगर किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है तो उसको एक होल टाइम सीएस रखना ही पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो कोई भी जो ऑथराइजेशन दी जाएगी वो या तो 2 डायरेक्टर साइन करके देंगे, पहला तरीका, और दूसरा ऑप्शन क्या है? एक डायरेक्टर एंड सीएस। तुम्हारी 5 कैरेक्टरिस्टिक बेटा यहां तक कवर हो चुकी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक किसकी बात करती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। दूसरा, इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम, परपीचुअल सक्सेशन, member may come, member may go, but company goes on forever. Death, insolvency, retirement, insanity of member does not affect the existence of company. और fifth बेटा common seal. Common seal is an official signature of the company. और अगर आपकी common seal नहीं है, authorization shall be made by 2 director और 1 director and CS. ठीक है बच्चे? नेक्स्ट लिखिए बेटा एक, नेक्स्ट क्या है बेटा आपकी? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, ये बेटा आपकी 6th कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे लिख सकते हो आप बेटा, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, the liability of member is limited. The liability of member is limited to the extent of unpaid amount on the share held by them.
बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ध्यान से समझना। जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है कंपनी में, वो हमेशा क्या रहेगी? लिमिटेड। और लिमिटेड भी किस एक्सटेंट तक? अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड बाई देम। जितने भी कंपनी में मेंबर ने शेयर हेल्ड कर रखे हैं, उस पे जितना अनपेड अमाउंट है, मैक्सिमम लाइबिलिटी मेंबर की उतनी होती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, मिस्टर एक्स, इसके पास 1000 शेयर है बेटा। कौन सी कंपनी के? एबीसी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है। और 1000 शेयर बेटा है, फेस वैल्यू है 10 रुपए की। पेड कितना का रखा है? पेड अप वैल्यू बेटा 8 रुपीज। अब मुझे बताओ मिस्टर एक्स की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है? आपको यह नहीं बताना है 2 रुपए, नहीं बेटा, मैंने लिखा अनपेड अमाउंट। कितने शेयर है मिस्टर एक्स के पास? 1000। उस पर कितना अनपेड है? 2 रुपए। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी मिस्टर एक्स की कितनी हो सकती है बेटा? 2000। चाहे कंपनी की लाइबिलिटी बेटा, कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी की अगर मैं बात करूं बेटा, कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, पर मेंबर की लाइबिलिटी क्या रहेगी बेटा? मेंबर की लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड। और लिमिटेड भी किस एक्सटेंट तक? जितने भी मेंबर ने शेयर हेल्ड कर रखी है, उस पे जितना अनपेड अमाउंट है, मैक्सिमम कंपनी उतना मंगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अगर मिस्टर एक्स फुल्ली पेड अप होता, फुल्ली पेड अप, सारे ही शेयर फुल्ली पेड अप है बेटा, तो फिर मिस्टर एक्स की नो लाइबिलिटी। तो बेटा 6 कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बेटा? द लाइबिलिटी, मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड बाई देम। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक अभी तक हम देख चुके हैं बेटा। सबसे पहले, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम, परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। फिर अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट क्या है बच्चे? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलती है? एक कंपनी इज डिस्टिंक्ट and separate from the members who constitute it। अगर मैंने पब्लिक कंपनी बनाई, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। तो अगर 7 मेंबर ने मिलकर एक पब्लिक कंपनी बनाई, इसका मतलब 7 मेंबर और जो पब्लिक कंपनी है वो अलग है। जैसे मैं कहूं रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी दोनों ही क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है बेटा, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है, आगे हम चल के देखेंगे बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी का बहाना बना के आप फ्रॉड भी करते हो। उसको, फ्रॉड को रोकने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट आए। जैसे बेटा अभी आपने एक ब्रॉडकास्ट में एक इंटरव्यू सुना होगा माल्य साहब का, वो पता क्या बोल रहे थे? वो एक कंसेप्ट की बात कर रहे थे, सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉड कर लिया और क्या बात कर रहे हैं बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं अलग हूं, किंगफिशर अलग है। हर जगह ये बात नहीं चलेगी, लेकिन कंपनी एक्ट में कंसेप्ट तो यही है। इसीलिए लोग क्या बनाना पसंद करते हैं बेटा? कंपनी बनाना पसंद करते हैं। कंपनी बर्बाद होती है, कंपनी के मालिक बर्बाद नहीं होते। क्या बोल के बच सकते हो तुम बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। जिन्होंने कंपनी बनाई है वो अलग है, उनकी कंपनी को अलग ट्रीट किया जाएगा। और इसका एक फेमस केस है बेटा, फेमस केस, सालोमन वर्सेस सालोमन। बेटा केस है मिस्टर, ये बेटा एक केस जरूर याद रखना, जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी क्वेश्चन आए तो आपको एक केस याद रखना है, सालोमन एंड सालोमन। यहां पे केस क्या था बेटा? मिस्टर सालोमन। बेटा केस समझना, सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड। केस क्या था? मिस्टर सालोमन एक सोल प्रोप्राइटर है। कौन था बेटा मिस्टर सालोमन? एक सोल प्रोप्राइटर। और ये शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता था, शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये क्या करता था बेटा? शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मिस्टर सालोमन अपना शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता था, किस फॉर्म में? सोल प्रोप्राइटर। बाद में अरुण सर ने, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा मिर्च मसाला लगा रहा हूं, अरुण सर ने मिस्टर सालोमन को बोला
कि भाई साहब आप कितने अच्छे जूते बनाते हो, लेकिन आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, इसलिए आपको कोई भी नहीं जानता। आपके जूते इतने फेमस है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं। तो उसने मेरे से सलाह मांगी अरुण सर से, CS अरुण चौहान से, सर मुझे कुछ डायरेक्शन दो, गाइडलाइंस, कुछ गाइड करो मुझे। मैंने कहा कि आप कंपनी बनाओ। और मिस्टर सालोमन ने बेटा क्या किया, एक कंपनी बनाई, सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी बनाई। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर। जब भी आप कोई पब्लिक कंपनी बनाओगे तो 7 मेंबर चाहिए। मिस्टर सालोमन ने अपना एंटायर बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को। और बदले में कंपनी ने कंसीडरेशन के तौर पे सालोमन को क्या दिया, 20,000 के शेयर दिए अपनी कंपनी के, सिक्योर्ड डिबेंचर दिए 10,000 के, और बैलेंस कैसे दिया बेटा, कैश। और ये जो सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड बनाई मिस्टर सालोमन ने, उसमें 7 शेयर होल्डर कौन थे, एक तो मिस्टर सालोमन जिसका एंटायर कंट्रोल था, 4 उसके बेटे बेटा जिन पे एक एक शेयर दे दिया, एक बेटी जिसके पास 1 शेयर, और एक वाइफ जिसके पास 1 शेयर। तो मिस्टर सालोमन एक सोल प्रोप्राइटर था, सू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता था। अरुण सर की सलाह पे उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी बनाई। कंपनी का नाम सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी बनाई। मिस्टर सालोमन ने अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को। कंपनी ने बदले में कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, मिस्टर सालोमन को कंपनी ने 20,000 के अपने शेयर दिए, 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए, और बैलेंस दिया कैश में। टोटल वैल्यू कितने थी बिजनेस की, ये देख सकते हो। मिस्टर सालोमन की जो कंपनी है पब्लिक कंपनी, उसमें टोटल 7 शेयर होल्डर चाहिए थे, क्योंकि पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। सारा कंट्रोल अभी भी नालायक ने मिस्टर सालोमन ने रखा। इतने साल से सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस कर रहा था, तो वही फीलिंग लेना चाहता है कंपनी में भी। तो लो तो ये कहता है 7 मेंबर शेयर होल्डर होने चाहिए, जरूरी थोड़ा इक्वल शेयर हो। इन सबको भी लो की रिक्वायरमेंट भी पूरा कर दी, एक एक शेयर देके। उसके बाद जब कंपनी चलने लगी तो कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन लिया बेटा किसी दूसरे क्रेडिटर से। अनसिक्योर्ड लोन लिया बेटा दूसरे क्रेडिटर से 8,000 का। अभी इसको ना पाउंड यूरो में जाने की जरूरत नहीं है, रुपीज में ही समझो। 8,000 का अनसिक्योर्ड लोन लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में लेटर ऑन ड्यू टू बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, बाद में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और खराब हो गई और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। और वाइंडिंग अप में कौन आते हैं बेटा, लिक्विडेटर। कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। टोटल एसेट ऑफ द कंपनी वर, इतनी एसेट बची थी। क्वेश्चन मेरा यह है बेटा, ध्यान से सुनना। अब कंपनी के पास वाइंडिंग अप में गई है तो बैड फाइनेंशियल पोजीशन थी, तो फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी नहीं है कंपनी की। अब बेटा क्वेश्चन यह आता है, लिक्विडेटर के पास ये जो 10,000 रुपए सालोमन को पे करे या अनसिक्योर्ड को। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। जब कंपनी लिक्विडेशन में गई, लिक्विडेटर अपॉइंट हुए, मान लेते हैं हमारे पास 6,000 रुपए है और हमें 2 लोगों में से पेमेंट करनी है। एक तो पेमेंट या तो किसकी करें, मिस्टर सालोमन की, जिसको कंपनी ने क्या किए थे, 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए थे। बाद में कंपनी ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से 8,000 का लोन लिया था। क्वेश्चन ये आ रहा है बेटा, पहले पैसा किसको मिले, सिक्योर्ड को या अनसिक्योर्ड को? तो बेटा इस केस में पहले पैसा किसको मिला, मिस्टर सालोमन को। सालोमन कौन थे बेटा, सिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, ये जज के सामने रोने लगा और इसने जज के सामने एक बहुत अच्छी बात रखी कि साहब मुझे ये बताओ, ये कंपनी किसने बनाई? जज साहब कह रहे मिस्टर सालोमन। ये नालायक आदमी कौन था, मिस्टर सालोमन। एंटायर कंट्रोल किसका था, मिस्टर सालोमन। कंपनी किसकी वजह से बर्बाद हुई, मिस्टर सालोमन। और पहले पैसा किसको मिल रहा है, मिस्टर सालोमन को। मेरी क्या गलती है, मैंने तो कंपनी की मदद के लिए 8,000 रुपए दिए थे, मेरी क्या गलती है, भले मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हूं। तो बेटा यहां पे कोर्ट ने क्या बोला बेटा, कि मिस्टर सालोमन बीइंग ए सिक्योर्ड क्रेडिटर तो है ही, शैल बी पेड बिफोर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और यहां पे क्या बोला गया बेटा, मिस्टर सालोमन और उसकी कंपनी को, दोनों को अलग करके देखा जाएगा।
सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या फायदा मिला मिस्टर सालोमन को? क्या बोला गया बेटा? कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। मिस्टर सालोमन अलग है, उसकी कंपनी अलग है, तो इसलिए यहां पे पेमेंट पहले किसको की गई बेटा? मिस्टर सालोमन को पेमेंट की गई। तो कुल मिला के बेटा केस क्या था? मिस्टर सालोमन कौन? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता था सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में। अरुण सर के कहने पे मिस्टर सालोमन ने एक कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी, और अपना बिजनेस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। कंपनी ने कंसीडरेशन के तौर पे शेयर दिए 20,000 के, 10,000 के सिक्योर्ड डिवेंचर इशू किए, बैलेंस कैश पेमेंट की। कंपनी चली तो कंपनी को पैसे की जरूरत हुई, कंपनी ने किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से कुछ पैसा लिया और बाद में कंपनी की बैड फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से वाइंडिंग अप हो गया, और वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया, उसने एसेट को रियलाइज किया, लायबिलिटी को पे ऑफ किया। पैसा कम है, जिनको देना है मान लेते हो 2 लोग हैं, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा पहले पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर जो हमारा सालोमन है उसको मिलेगा। किस वजह से? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मिस्टर सालोमन अलग है, तो पहले पेमेंट किसको हुई बेटा? मिस्टर सालोमन। तो ये कंसेप्ट था बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है। क्लियर बच्चे? तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे यहां तक। तो एक बार मैं लास्ट में बेटा 1 मिनट में आपको कवर करता हूं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी, ये भी लिख के आ सकते हो। कंपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है अपने नाम से। इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम, परपिचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब क्या होती है बेटा? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है, इससे आपका एक बेस बनेगा। तो आज के एक छोटे से लेक्चर में हमने क्या कवर किया बेटा? व्हाट इज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक।